पुलिस कच्चे के अंदर नहीं जाती। कई मरतबा मैंने देखा है जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं उसमें पुलिस एहलकार नहीं होते, उसमें डाकू वो उन्हें बिठाकर उनके साथ हमला करवाती है। ये तो हकीकत है। शाहिद लूट वाला मामला, इसको आप कैसे देखते? उसे अपने साथ ने कत्ल किया, पुलिस ने नहीं मारा, उसे अपने साथ ने कत्ल किया है। 15 सालों से मेरा तजुर्बा है, कभी भी पुलिस ने कोई डाकू कत्ल नहीं किया। ये जो डाकू हैं अगवा किस तरह करते हैं लोगों? अक्सर जो है कि लोगों को इश्क के झांसे में फंसा दे। उनके पास एक ऐसा हुनर होता है कि मोबाइल पर एक खातून का, एक लड़की का आवाज निकालते हैं, उसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं आपसे इश्क करना चाहती हूँ। उसके बाद बात आ जाती है शादी पर। बहुत सारे लोग झांसे में अगवा होने के लिए खुद ब खुद उनके ठिकाने पहुँच जाता है। वज़ीर आला सिंध का जवाब सुनिए। उन्होंने जवाब दिया था कि मैं खुद हैरान हूँ कि इनके पास ग्रेनेड आर्मी का असला कैसे पहुँच रहा है। उनसे पूछते हैं, सवालात करते हैं, ऑपरेशन अगर आपने किया है तो डाकू कितने जख्मी हुए, डाकू कितने गिरफ्तार हुए? कोई डाकू गिरफ्तार नहीं होता। डाकू कहाँ गए? सर वो कार्रवाई कैसे करेंगे जब आप बता रहे हैं कि जिस इलाके में जो डाकू होंगे उनकी मर्जी से एसएचओ तैनात होगा, एएसआई उनकी मर्जी से तैनात होगा? मैं कहता हूँ कि डाकू की बड़ी इज्जत है। इस दौर में डाकू की बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि डाकू जब होता है ना, वो इसलिए इज्जत होती है कि उसके सपोर्टर ज्यादा होते हैं, उसके सोर्सेज ज्यादा बन जाते हैं ऑटोमेटिक। पुलिस सिर्फ शरीफ बंदों के लिए बनी हुई है और उन्हें तंग करती है, उन्हें मजबूर करती है कि आप गुनाह करेंगे तो हम भी खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। डाकुओं की डिमांड के मुताबिक एसएचओ जितने भी व्यापारी हैं, रोजाना की बुनियाद पर जो हिंदू कम्युनिटी अगवा हो रही है, तो वो मजबूर होकर इंडिया के लिए नकलखानियां कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कच्चे के इलाके के हवाले से। ये कच्चे का इलाका है क्या, और यहाँ पर जो मौजूद गैंग्स हैं ये कैसे बनी, और वहाँ पर जो ये शाहिद लुंड है ये किस तरह इसका मर्डर हुआ, उमर लुंड ने को मारा या फिर पुलिस मुकाबले में इसका मर्डर हुआ। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो 15 साल से सहाफत कर रहे हैं, कच्चे के इलाके से मुंसलिक हैं, हजूर बख्श मंगी साहब। सर सबसे पहले तो बताएं ना कि ये जो कच्चे के इलाके में हुआ है ये कैसे हुआ, और कच्चे के इलाके की जरा हिस्ट्री बताएं हमें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाफी साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज हमारे कच्चे के हवाले से जिस तरह से हिस्ट्री प्रोग्राम आपने मुनक्कद किया है, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके इदारे को अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कच्चे की मुकम्मल आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्योंकि कच्चे का जो एरिया है वो सिंध की तहजीब का सबसे अहम माना जाता है। पहले ये होता था सन 1902 में, जब कच्चे में जंगलात होते थे, कुछ कुछ घर रहते थे, वहाँ पर लोग रहते थे, तो वहाँ पर जब लोग कच्चे में जाते थे तो जानवरों से डर लगता था। मतलब जब वो कहते थे, दुआ करते थे कि हमारे साथ कोई इंसान मिल जाए। जब कोई इंसान, कोई बंदा मिल जाता था कच्चे का, तो वो चारपाई पर बहुत ही अच्छे से उसे बिठाकर उसकी बड़ी तवाज़ुन करता था, खिदमत करता था, और मेहमान नवाजी में कच्चा बहुत बड़ा मशहूर था। हमारे सिंध की सकाफत और तहजीब को जिंदा रखा जाता था। मगर ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता आ रहा था। सन 1980 से जब दौर आया, जब डाकुओं का, डाकू किस तरह से बने, मैं इसमें ये जरूर मेंशन करूंगा कि डाकू उस तरह से बने थे जब पुलिस की जानिब से ज्यादतियां करना शुरू होना हुई थी। जब पुलिस की जानिब से किसी भी मुकदमात में उन्हें दर्ज करके उन्हें तंग करना, उनके फैमिलीज को तंग करना, ये अमल जब शुरू हुआ तब से ये डाकू बनना शुरू हो गए। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे लोग, तब जाकर ये डाकू राज बनता चला जा रहा था कि आज तक इसी तरह डाकू राज का उरूज आ गया है। ये कौन से साहब ये मैं आपको, हाँ, ये 1980 में डाकू राज शुरू हुआ है। मगर बात ये है कि एक तो पुलिस की ज्यादतियों और दूसरा कबायली तनाज़ात ऐसे भड़क उठे जैसे कि हर घर में कबायली तनाज़ात हुआ, जिसकी बायस लोगों को कबायली तनाज़ात की मद में पुलिस ने दहशतगर्दी एक्ट और अगवा की वारदातों में मुलव्वस पाकर उनको मुकदमात में मतलूब करता आगे बढ़ता चले गए। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि कच्चे की कितनी एरिया है। मेन मसला ये है, कच्चे की एरिया गुड्डू से लेकर बेगारी केनाल तक 90 किलोमीटर, जो जहां पर डाकुओं की आमाजगाहें बनी हुई हैं। डाकुओं के अपने अपने गिरोह हैं, जो मुख्तलिफ गिरोह जो अपनी अपनी मतलब जिस तरह से हदूद होती है,
इस तरह से वो उन्होंने हदूद बनाकर उन्होंने अपने अपने इलाके में को घेरे में लेकर लोगों को तंग करना शुरू किया। ये हुआ है 1980 से, जब तेगानी गैंग, जागीरानी गैंग और भयो गैंग और उसके अलावा सब्जोई गैंग, बंगवार गैंग, शर गैंग, कोश गैंग, बटानी गैंग, इस तरह की गैंग्स बन चुकी थी, जो गैंग्स मिलजुल कर लोगों को, अवाम को और रियासती इदारों को अपनी रिट पर कायम करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए थे और कर रहे हैं। क्योंकि अब देखें, अगर अगर पंजाब से लोग हमारे कंदकोट कश्मीर में आएंगे, तो कश्मीर से जब आएंगे तो कश्मीर की हदूद बंगवार गैंग के हवाले है, और वहां पर कोश और शर जो गैंग है, बडानी गैंग है, वो उन लोगों को अगवा करते हैं, मुसाफिरों को तंग करते हैं, मुसाफिरों को अगवा करते हैं, लूट मार करते हैं। वो उनकी हदूद कायम है। अगर आप सत्थर से आना चाहें कंदकोट के लिए, तो वहां से भयो गैंग और सब्जोई गैंग का राज कायम है। वहां पर वो लोग लूटेंगे और मारेंगे और पीटेंगे और अगवा करेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए, अगर आप बलूचिस्तान से आ रहे हैं, जकंबा से आ रहे हैं कंदकोट में, तो तंगवानी के इस सड़क से, इस रोड से वो ज्यादातर जो है कि निंदवानी कुकारी गैंग जो है वो इस वक्त बहुत सारी सरगर्म हो गई है, क्योंकि उनकी पुलिस ने बहुत सारे घर उजाड़े और उनको मजबूर किया डाकू बनने के लिए, तो वो भी डाकू बन चुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारी गैंग्स हैं, मगर इन गैंग्स के सरगनाओं पर 1 करोड़ तक सिंध हुकूमत ने इनाम भी रखा है, और इन डाकुओं को असला कैसे पहुंच रहा है और इन डाकुओं के सहूलतकार कौन बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सवाल ये है कि ये जो हमारे इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, तो उनसे ये भी सवाल है कि उनके पास ग्रेनेड जो असला है, मिलिट्री ग्रेनेड असला, वो कैसे पहुंच रहा है। जब लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनके पास इस तरह का असला, जो कि हमारे कानून नाफिज करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट हो या अदरवाइज जितने भी इदारे हों, उनके पास इससे असला नहीं है जितना डाकुओं के पास असला है। और उनके पास सोशल जो ज्यादातर जो सोशल अकाउंट बने हुए हैं, जो कि जिस बंदे को अगवा करते हैं तो फौरन उनकी वीडियो अपने सोशल अकाउंट्स पर वो डाल देते हैं कि भाई इनसे इतना तावान लिया जाएगा, इतना तावान लिया जाएगा। ये सिचुएशन है। और जब मुगवी अगर गुस्सा चाहते हैं, तो मुगवी को बाजियाबी के लिए वो अगर पैसे देना चाहते हैं, तो उनकी डील कौन करवाते हैं? वही सारे जो पुलिस एहलकार हैं, जो पुलिस अमलदार हैं, जो कि काले भेड़े जिसे कहें हम, वो मुलवस होते हैं। वही डील करके, वही बरामद करवा के उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हमने ऑपरेशन में इस मुगवी को बाजियाब कराया है। अच्छा बख्श साहब, हजूर बख्श साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो उस इलाके में SHO है, जो पुलिस अफसरान हैं, अगर कोई डाकू गैंग, कोई गैंग किसी शहरी सिविलियन को पकड़ लेता है, तो उसको बाजियाब करवाने के लिए जो डीलिंग करती है वो पुलिस करती है। पुलिस मतलब के दरमियान में ब्रोकरी का जो ब्रोकर का किरदार अदा करती है, बाजियाब नहीं करवाती, ब्रोकरी का मतलब के पैसे लेके छुड़वाती है। जी बिल्कुल कज़ामी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यही कहना चाहता था कि यहाँ पर जो पुलिस अमलदार हैं वो बिल्कुल ब्रोकरी का काम कर रहे हैं, और वही लोग डील करके उसके बाद उस बंदे को बाजियाब करवा के उसके बाद फोटो सेशन करवाते हैं कि भाई हमने ऑपरेशन में करवाया है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे पूछते हैं, सवालात करते हैं कि भाई ऑपरेशन अगर आपने किया है तो डाकू कितने जख्मी हुए, डाकू कितने गिरफ्तार हुए? तो कोई डाकू गिरफ्तार नहीं होता। डाकू कहाँ गए? बाजियाब करवाने के लिए किसी बंदे को अगर आप घर में जाते हैं, अगर उसे बाजियाब करवाते हैं, तो कैसे करवा रहे हैं? तो जो हमारे इलाकाई सोर्सेज हैं, तो उससे ये मालूम होता है कि भाई इसकी डील हो गई 5 लाख में, इसकी डील हो गई 3 लाख में। तो इस तरह की रिपोर्टिंग का हमें जो सोर्सेज हैं हमें बताते हैं, मगर वो स्क्रीन पर तो नहीं आ सकता। जिस तरह से लोग तो सिर्फ हमें हम तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं ना, तो ये हमें हकायक का पता होता है, इल्म होता है कि भाई ये किस तरह, किस डील के मुताबिक ये बंदा बाजियाब हुआ है। तो इस तरह की डील्स होती हैं और उसमें इन्वॉल्व होती है पुलिस। सबसे अहम किरदार जो पुलिस अदा कर रही है, क्योंकि कच्चे के जो, अगर मैं आपको बताऊं कि थानों की तफसीलात, तो सबसे पहले नंबर पर दुरानी महर कच्चे का जो थाना है
वो वही लेता है जिसमें अक्सर तो ऐसे अफसरान आते हैं जो सीनियर सुप्रीडेंट अफसर होते हैं, तो वो डाकुओं के अगर डील होती है डाकुओं के, भाई डाकू हमारे इलाकों में हमारे जिले में अगर कोई क्राइम ना करें तो उनके मुताबिक एसएचओ मुकर्रर होते हैं, उनके मुताबिक डाकुओं की डिमांड के मुताबिक एसएचओ उन डाकुओं कच्चे के इलाकों के जो जितने भी थाने हैं, दुरानी मार है, कुबलो है, मियानी है, और उसके अलावा दीगर जो कच्चे के छोटे मोटे थाने जो चौकियों को उन्होंने थाना किया हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पुलिस की ये भी कमजोरी है, मैं कहूंगा कि लापरवाही कहें, क्योंकि जिन इलाकों में ज्यादा क्राइम होता है वहां पर चेक पोस्ट कम होती है, वहां पर चेकिंग का काम कम होता है। और जब शहर के इलाके हैं दाखिली खारजा रास्ता, वहां पर स्नैप चेकिंग ज्यादा होती है। वजह क्या है? क्या पुलिस वहां तक पहुंच नहीं सकती? वजह यह है कि यहाँ पर लोकल पुलिस है, यहाँ के लोकल कौमियत वाले खास करके इस ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई बंदा, अगर मैं मंगी हूँ, अगर मैं मेरा मंगी हूँ, मेरा ताल्लुक यहाँ का है, रहने वाला यहाँ का हूँ, अगर मैं पुलिस वाला होता तो जाहिर सी बात है मैं इलाके में कभी भी ये हकायक नहीं बताऊंगा कि भाई यहाँ पर कौन क्रिमिनल है, कौन सहूलतकार है। ज्यादातर जो लोकल पुलिस एहलकार हैं वो इस ऐसे काम में, ऐसी घिनौनी हरकत में मुलविस हैं। अगर मैं कहूँगा कि जहाँ ऐसे इलाकों में दीगर पुलिस एहलकार आए, दीगर अजला के आए, ताकि वो हकायक को सामने रखें और वो बताएं, हम पुलिस वाले यहाँ लोकल होंगे तो वो कभी भी कोई भी पुलिस एहलकार ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये फिर कबायली तनाज़ात बन जाता है। चोर या डाकू मरता है तो उसका भी जुर्माना बन रहा है। यहाँ इलाकाई कई ऐसे जरगे हुए हैं जिसमें डाकू या चोर मर रहा है तो उसका भी जरगा हुआ है लाखों रुपए। तो इस तरह की सिचुएशन है, लोग खामोश हैं, तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन मुकम्मल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार गए। मैं आपको बताऊं कि अभी ये ताज़ा सूरत आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले यहाँ कंदकोट ए सेशन थाना की हदूद सुबह 7 बजे का वक्त था। एक पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर मामूर था, जो जुडिशरी में वो हिरासत सेल में था, तो वो सुबह 7 बजे आ रहा था तो सिविल अस्पताल के सामने 3 मुसल्लह डाकू थे जिन्होंने मोटरसाइकिल को धक्का देकर उसे गिराया और अपने असले के जोर पर उसका सरकारी असला छीन कर ले गए हैं। मगर पुलिस ने कोई इकदाम नहीं लिया और ना ही कोई कार्रवाई की है। क्यों नहीं की? सवाल ये क्यों नहीं की? क्या डाकू अगर पुलिस एहलकार से छीन रहे हैं तो ये कौन सा मैसेज कन्वे करवा रहे हैं कि आम आदमी के दिल में कितना खौफ होगा, दिमाग में कितना खौफ होगा, उसको अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकता है जब वो देखेगा। सर वो कार्रवाई कैसे करेंगे जब आप बता रहे हैं कि जिस इलाके में जो डाकू होंगे उनकी मर्जी से एसएचओ तैनात होगा, एएसआई उनकी मर्जी से तैनात होगा। अब जब जो डाकू हैं उनकी मर्जी से एसएचओ तैनात होगा और एसपी तैनात होगा या एएसआई तैनात होगा, तो वो कैसे वो कार्रवाई करवाएंगे डाकू पर? अच्छा, दूसरा मैं यहाँ से एक और बात है, जो ये शाहिद लुंड वाला मामला है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप उस जगह से हैं जहाँ पर ये सारा वाकया हो रहा है, आप उस कच्चे के इलाके से हैं। हमें थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि जो ये शाहिद लुंड वाला है ये क्या वाकया है, असल इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई उसको पुलिस मुकाबले में मारा गया है या दूसरे उसके दोस्त उमर लुंड ने उसको मारा है? क्या ये वाकया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, शाही लुंड की बात आप पूछ रहे हैं मुझसे। शाही लुंड का ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, मैं आपको इससे कबल अज वक्त मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री ये बताऊं कि कच्चे की जो एरिया है ना वो 3 अजला पर मुश्तमिल है। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट घोटकी, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। ये दरियाए सिंध का कप है जहां पर पहले कच्चा होता था, जंगलात होते थे। अब वहां पर अमाज गायें बनी हुई हैं डाकुओं की, और डाकुओं की एक हदूद है जो अपनी अपनी हदूद पर काबिज हैं, जहां पर वो डाकू काबिज हैं। जिस तरह से शाही लुंड की आपने बात पूछी मुझसे, शाही लुंड की बात मैं आपको बताऊं कि इस दौर तक 15 सालों से मेरा तजुर्बा है, कभी भी पुलिस ने कोई डाकू कत्ल नहीं किया, कोई मारा नहीं डाकू। हाँ, कोई डाकू नहीं मारा। अच्छा, पुलिस की सियासत होती है, कोई नहीं होता। मैं अपना तजुर्बा बयान करूंगा आपसे
कोई अच्छा। डाकू इस वक्त तक कोई पुलिस ने अब तक नहीं मारा, हालांकि पुलिस की शहादतें हुई हैं, शहादतें नोश हुँ। फरमाई गई हैं। हाँ। पुलिस एक पॉलिटिशियन अख्तियार करती है। एक पॉलिटिशियन वो होता है जो अगर अक्लमंद जो सीनियर सुप्रीडेंट ऑफिसर होता है वो कहता है कि पहले देखता है कि इस डाकू की किसके साथ दुश्मनी है। जैसे उमर लुंड आपने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, उमर लुंड की जानिब से ही कत्ल करवाया गया होगा, क्योंकि मेरे अंदाजे में यही बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैंने अभी तक ये नहीं सुना, ये पुलिस खाते में डालती है। पहले भी माजी में जब भी डाकू मारे गए हैं तो पुलिस हमें मिन्नतें करती है, हम सहाफियों को, कि भाई ये हमारे खाते में डालो, और वो हमें पता होता है, हमें इलाके के कि भाई फिलहाल के साथ इसकी दुश्मनी थी, और उसके अच्छा। हाथों उसे कत्ल करवाती है और उसे ही अपना हथियार बनाती है। मैं कई मर्तबा मैंने देखा है कि हमने मोबाइलों में एम्बुलेंस जहाँ पर जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं उसमें पुलिस एहलकार नहीं होते, उसमें डाकू वो और जो दूसरी दुश्मनी से ताल्लुक रखते हैं उन्हें बिठाकर उनके साथ हमला करवाती है। ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। अभी ये अच्छा। शाही लुंड की बात आप कर रहे हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पुलिस ने कत्ल नहीं किया, पुलिस ने नहीं मारा उसे, पुलिस ने नहीं मारा उसे, उसके अपने अपने दोस्त साथी ने कत्ल किया है। उमर उसने लुंड ने। उसे अपने साथी ने कत्ल किया, पुलिस ने नहीं मारा उसे, अपने साथी ने कत्ल किया है। अच्छा, कत्ल और अच्छा। मारने में फर्क है, ठीक है। हुँ। ये हुँ, क्यों हुँ। फर्क है? अगर पुलिस एक डाकू को मारती है तो उसे मारा लिखा जाएगा, अगर उसे साथी कत्ल करता है धोखे से तो वो कत्ल में माना जाएगा। तो ये अच्छा। जहां तक बात की जाए शाही लुंड की, तो शाही लुंड को 100% मैं ये कह सकूंगा कि उसे पुलिस ने नहीं मारा, अच्छा, साथी ने कत्ल किया है साथी ने कत्ल किया। धोखे मैं से। इस ठीक ठीक है। अच्छा, ये एक और इसमें एक और चीज़ आती है। साथी बड़ा पुराना साथी था उमर लुंड जिसका आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ये तो वजह नहीं बनी कि शाहिद लुंड बताता था कि उन्हें किस तरह पुलिस असला दे के जाती थी। वो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे इंटरव्यूज़ देता था और फिर वो खुद भी यूट्यूब चैनल पे आता था। वो बताता था उनके मसले मसाइल क्या हैं। वो बताता था कि हम डाकू नहीं हैं, हम मजबूरी से ये सारे काम कर रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा रोज़गार नहीं चलेगा। तो कहीं ये तो वजह नहीं बनी उसकी? बिल्कुल 100% आपकी बात दुरुस्त है। आपके सवाल से मैं एक बात और रिलेटिव करता चला जाऊं, यहाँ जितने भी डाकू बने हैं कज़ाफ़ी साहब, ये मजबूरी से बने हैं। पहले ये होता था, माजी में हमने सुना था, जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तो बाप दादा कहते थे कि भाई परू चांडियो बड़ा डाकू था, और उन डाकुओं के कवानीन होते थे, मतलब खानदानी डाकू होते थे, उनके कवानीन होते थे। कभी भी किसी औरत, अगर औरत सामने आ जाए तो उसकी इज्जत करते थे और बाप किताब की इज्जत करते थे। और वो जो डाकू करते थे ना, वो मैं कहता हूँ कि मर्दाना कुव्वत के साथ अपनी दीदा दिलेरी दिखाते थे। कभी भी किसी को गैर कानूनी किसी गरीब बंदे को नहीं करते थे। अब जो अच्छा। जितने भी डाकू हुए हैं ना, हुँ, एक हुँ। तो बड़ा सबब है कबाली तनाज़ात। हुँ। कबाली तनाज़ात की वजह से मैंने कहा कि फिर किसी भी मामले में उनको घसीटा जाए, किसी बंदे को, किसी शख्स को घसीटा जाए, उसे मजबूर किया जाए। कितना भी शरीफ बंदा होगा वो आखिरकार डाकू ही बनता है। वो असला हुँ। उठाता है और असला उठाने के बाद खुद उसे पुलिस सपोर्ट करती है और असला भी प्रोवाइड करती है। और दीगर इदारे जो है ना, मैं कहता हूँ कि डाकू की बड़ी इज्जत है। इस दौर में डाकू की बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि डाकू जब होता है ना, वो इसलिए इज्जत होती है कि उसके सपोर्टर ज़्यादा होते हैं, उसके अच्छा। सोर्सेज़ ज़्यादा बन जाते हैं ऑटोमेटिक। हुँ, शरीफ अच्छा। बंदे के कोई भी सपोर्टर नहीं बनते। पुलिस सिर्फ़ शरीफ बंदों के लिए बनी हुई है और हुँ, उन्हें तंग करती है, उन्हें मजबूर करती है कि आप गुनाह करेंगे हुँ, तो हम भी खाएँगे, वरना नहीं हुँ। खाएँगे। ये एक अच्छा। एक एक रूटीन बनी हुई है हमारे इलाकों में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक बात, एक तो मैंने कबाली तनाज़ात बताई, दूसरा ये कि महँगाई कहाँ तक पार पहुँची है। हुँ, बेरोज़गारी इतनी है कि लोग अपने बच्चों को खिलाने के लिए दिन-रात परेशान होता है कि एक वक़्त का निवाला तक खिलाएँ। बच्चे परेशान करते हैं। और इससे भी आजकल जो स्ट्रीट क्राइम जो हमारे शहर के अंदर हो रहा है, वो कच्चे के डाकू नहीं आ रहे, वो शहर के अंदर हुँ, ही डाकू पैदा हो गए हैं।
क्योंकि अच्छा। लोग देख रहे हैं जब भी कोई किसी प्रोफेशनल, अगर आप कहें कि भाई कोई बंदा होता है, एक शौक करता है कि भाई मैं सहाफ़ी बनूँ, क्यों बनेगा? जब देखता है कि भाई सहाफ़ियों का उरूज है, वकील का उरूज है। मगर इस दौर में डाकू का इतना उरूज है कि डाकू के खौफ में बटेरे हों, सरदार हों, अफसरान हों, वो डर जाते हैं। उनका खौफ की अलामत जो है ना, वो फैल चुकी है। और हुँ। उनके खौफ की अलामत से एक काल पर अब देखें हमारे यहाँ बत्ताखोरी शुरू हो गई है। अब हमारे पास सबसे बड़ी अनाज मंडी है इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ, दीगर मुल्क में जाकर हमारे चावल जाते हैं, हमारी पैदावार होती है ज़राअत की बहुत बड़ी, ठीक है? ख़ास करके कच्चे के इलाकों में जहाँ-जहाँ पर डाकुओं के हमजगाहें बनी हुई हैं, वहाँ पर वो सरकारी ज़मीनें हैं, वो उन पर काबिज़ बन जाते हैं, वहाँ से भी उनको आमदनी मिल रही है और अगवा करके लोगों से आमदनी मिल रही है और मुतलका जो वहाँ थानेदार हैं, उनको भी वो कमीशन दे रहे हैं और मुतलका जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर है अगर डिस्ट्रिक्ट का, तो उन्हें भी वो मंत्रियाँ मिलती हैं और अगर अफसरान किसी से नाराज़ हैं, तो वो खुद डाकुओं से अगवा करवाते हैं, फिर जाकर डील करवाते हैं। डील करवाने के बाद फिर उन्हें जो है कि रिकवरी करवाते हैं, फिर सोशल मीडिया और हमारी मीडिया के सामने स्क्रीन पर आते हैं कि हीरो बनकर कि भाई हमने तो मुगई को बाजियाब कराए। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई अगर आपने ऑपरेशन किया है, तो आपने ज़ाहिर-सी बात है गोलियाँ तो मारी होंगी, डाकू कितने ज़ख्मी हुए? डाकू कितने गिरफ्तार हुए? कहाँ से लेके आए मुगवी को आप? तो हुँ। कोई उनके पास सवाल नहीं होता, कैमरा बंद हो जाती है। बिल्कुल। बख्श साहब, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनके मुँह से सुना था, वो उस इलाके में गए थे, दौरा किया था और मुख्तलिफ़ डाकुओं को उन्होंने इंटरव्यू भी किया था। वहाँ से वापस आके उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं, जो पुलिस ऑपरेशन करती है, वो उन दिनों में करती है जब गंदुम की कटाई हो रही होती है या चावल की कटाई हो रही होती है, उनसे जो डाकू हैं, उनसे अपना हिस्सा लेने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुबैना तौर पर इस तरह की बात मैंने एक बहुत बड़े सहाफ़ी से सुनी है। सर मैं गज़ावी साहब आपने बात दुरुस्त कही, ये जो सहाफ़ी बड़ा सहाफ़ी जो आपने नाम नहीं बताया, ठीक है, मगर वो सहाफ़ी उसकी जो एनालिसिस थी बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि यहाँ पर चावलों की फसलें ज़्यादातर जो पैदावार होती है, कच्चे की ज़मीनों में होती है। जहाँ पर गंदम और चावलों की मौसम में जब मौसम होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे मुआशी हालात जो बेहतर होते हैं, वो कच्चे की पैदावार से होते हैं। यहाँ पर हुँ, जो भी कारोबार होता है, वो कच्चे की पैदावार से होता है हुँ, और ये भी है कि बिल्कुल उन्हें हिस्सा भी दिया जाता है, अगर हिस्सा नहीं दिया जाता, तो फिर वो डाकुओं को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तंग करते हैं ताकि वो वहाँ से नकुल-मकानी कर जाएँ और हम उनकी ज़मीनों पर काबिज़ हों। ये सिलसिला चलता आ रहा है सन 2010 से लेकर। जब सैलाब आया था 2010 में तोड़ीबंद टूटा था, तब से आज तक तकरीबन 14 साल हो गए हैं, डाकुओं का राज कायम होता चला आ रहा है और इस वक़्त जो डाकू हैं बहुत बड़े ताकतवर हैं। अगर किसी भी व्यापारी को फ़ोन करते हैं और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर रोज़ाना के बुनियाद पर अगवा, डकैतियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं। एक बात 3 रोज़ कबल जो कि जब दिवाली थी हिंदू कम्युनिटी की, तो हुँ, सालेपट का रहायशी था एक हिंदू कम्युनिटी का विक्रम कुमार, वो बडानी गए हुए थे अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ थे। हुँ, तो ये बख्शापुर के हदूद से डाकुओं ने उनका मतलब सामना करने के बाद असले के ज़ोर पर उनसे लूट-खसूट किया, औरतों से लूट-खसूट की के बाद उन्होंने किया उससे था। तो इस तरह उनकी अगवा के बाद जितने भी व्यापारी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो हिंदू कम्युनिटी अगवा हो रही है, तो वो मजबूर होकर इंडिया के लिए नकल-मानियाँ कर रहे हैं। या हुँ, माइग्रेट में इस वजह से कि वाह यहाँ पर हमें तो तहफ़्फ़ुज़ मिल नहीं रहा, हम तो टैक्स पेड हैं, रियासत का काम है कि टैक्स पेड एक कारोबारी अफ़राद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मगर वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। तो इसलिए वो हिंदू कम्युनिटी को अगवा करते हैं कि पैसे मिलें, वो डट कर मिलते हैं, पैसे चाहें उनसे वो पैसे किसी भी वक़्त उन्हें मिलते हैं
और ये इंडस्ट्री जो आपकी इंडस्ट्री है, ये थमने का नाम नहीं ले रहे, और रोजाना के मुझे पर लोगों जा रहा है, मासूम चौक जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो अहमियत के हामिल है कि यहाँ पर अनाज मंडी में ज्यादातर जो है हिंदू कम्युनिटी का अहम किरदार रहा है, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं चावलों का व्यापार और दीगर ममालिक में वो करते हैं, मगर उन्हें तंग इसलिए किया जाता है कि वो मालदार हैं और उन्हें जब पकड़ा जाएगा और कैद किया जाएगा तो फिर वो पैसे आराम से देंगे। तो ये सिचुएशन, इस ऐसी सिचुएशन में जो काले भेड़े, हम मैं कहूँगा, फिर से कहूँगा उनको, जो उन डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई ये फिलहाल जो बंदा है व्यापारी है, इसे आप सिर्फ फोन करोगे आपको 5 लाख 10 लाख आराम से मिल जाएंगे। और ऐसे ही मिल रहे हैं बत्ताखोरी में, और बत्ताखोरी के लिए मुसलसल 34 दिन तक शहरियों ने एहतजाज भी किया कंदकोट में, मगर किसी को जूं तक नहीं रेंगी किसी इदारे को, ताकि इनसे पूछें कि शहरी कारोबारी अफराद 3 रोज तक हड़ताल जारी रखी और एहतजाज जारी रखा, तब तक भी किसी ने नहीं पूछा। और बाद में जो है कि एसएसपी बशीर अहमद बरोई साहब उन रहनुमाओं के साथ मुलाकात करने गए और उनको कहा कि मैं 15 दिन के लिए अमन अमान कायम करूंगा, 15 दिन के अंदर। मगर 15 दिन तो गुजर चुके हैं, 20 रोज हैं। रोजाना के बुनियाद पर आज भी एक वारदात हुई है। मैं अभी अभी कह रहा हूँ, एक 10-15 मिनट पहले एक वाकया हुआ है 20 सेशन थाना की हदूद में, कि एक शख्स को मजामत पर, लूटने की मजामत पर उसे कत्ल कर दिया गया है। कच्चे में, कच्चे के इलाके क्या, अब तो डाकू पक्के में है। कच्चा छोड़िए भाई, अब तो पक्का भी कच्चा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। यहाँ पर पक्के के अंदर 20 सेशन थाना शहर का, सिटी का, वहां पर उन्होंने लूटने की कोशिश की, मजामत पर गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बात बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे शाहिद लुंड जैसे जो किसी भी गिरोह या जत्थे के सरदार होते हैं, कितने इस तरह के सरदार हैं और इनमें सबसे बड़ा सरदार कौन सा है, कौन से कबीले का है? अब गजाफी साहब, आप सवाल वो पूछ रहे हैं कि अभी इंटरव्यू के बाद शायद मेरा नंबर आ जाए। क्योंकि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं यहाँ का शहरी हूँ, यहाँ का जर्नलिस्ट हूँ, मैं यहाँ का सहाफी हूँ। ये मेरा काम नहीं है। ये काम किसका है? कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। वो देखें ना कौन सहूलतकार है। सवाल ये है कि हम क्यों पूछें? क्या आपको पता है कि यहाँ पर वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह आए थे दड़ी में, तो हमने सवाल किया था कि डाकू क्यों आखिर रियासत को कमजोर किए हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? सवाल ये था, उनका जवाब सुने, वज़ीर आला सिंध का जवाब सुने। उन्होंने जवाब दिया था कि मैं खुद हैरान हूं कि इनके पास ग्रेनेड आर्मी का असला कैसे पहुंच रहा है, जो पुलिस के पास भी नहीं है। मुराद अली मुझे ये बताएं कि अगर इस मामले को देखें कि जब वज़ीर आला सिंध साहब को भी पता नहीं कि कौन मुलविस है, इनके पास इतना बड़ा असला कैसे आ रहा है, तो उसका जवाब मैं कैसे दे? अच्छा, ये हजूर बख्श साहब हमें ये बताएं ना कि ये जो डाकू हैं अगवा ये इलाके से, कच्चे के इलाके से बाहर से लोगों को करते हैं, क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह करते हैं ये लोगों को? देखें जी, सबसे बड़ा इनका हरबा तो ये है, अक्सर जो है कि लोगों को इश्क के झांसे में फंसा दे। और अच्छा, इसके झांसे में फंसाने के लिए, हाँ, इश्क के झांसे में फंसाने के लिए उनके पास एक ऐसा हुनर होता है कि उनकी इतनी ट्रेनिंग होती है कि वो मोबाइल पर एक खातून का, एक लड़की का आवाज निकालते हैं और वो रॉन्ग नंबर मिलाकर फिर उनसे जो है कि राब्ता करते हैं कि आपसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं आपसे इश्क करना चाहती। फिर उसके साथ फोन पर कंटिन्यू उनके साथ का रिलेशन चलता रहता है, उनके साथ बातें चलती रहती हैं इश्क की। उसके बाद बात आ जाती है शादी पर, और फिर वो बंदा जब वो तैयार हो जाता है, कोई सक्खर का, कोई कराची का, कोई पंजाब का, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे इस झांसे में अगवा होने के लिए खुद ब खुद उनके ठिकाने पहुंच जाता है। अच्छा, उनको जब वो लोकेशन पे, अच्छा, ये कच्चे के डाकू खवातीन की आवाज भी निकालते हैं?
जी, जी। खवातीन की आवाज़ निकालने के बाद फिर उन्हें बुलाते हैं किसी सिटी में, उसके करीब ही जो सिटी लगती है वहाँ पर बुलाते हैं। फिर वहाँ पर एक बंदा भेजते हैं, वो कहती है कि मैं अपना भाई भेज रही हूँ, आप उनके साथ मोटरसाइकिल पर चलकर मेरे पास आ जाएँ, मेरे घर आ जाएँ। फिर अच्छा। वो हाँ, फिर वो उनके साथ चल पड़ता है, घरवालों को भी नहीं पता क्योंकि इसकी ऐसी बात होती है, सेपरेट होती है कि घरवालों को नहीं बताता कि मैं शादी करने जा रहा हूँ या मैं इसके चक्कर में खास नौजवान जो लोग होते हैं, फिर वो उनके हुँ। पास चल पड़ता है। जब वहाँ जाता है तो फिर वहाँ पर डाकू असला लिए खड़े होते हैं। फिर कहते हैं, "आओ भई इश्क करो, शादी करो, आओ हम तो तुम्हें करवाते हैं शादी।" फिर उन्हें ज़ंजीर लग जाते हैं, फिर उन्हें अच्छा। कलेक्ट किया जाता है कि भई चलो। दूसरा जो उनका हरबा है, इनके फ़ेसबुक पर सोशल अकाउंट्स जो फ़ेक अकाउंट्स हैं वो बने होते हैं, पेज बने होते हैं, हुँ, जिसमें हुँ। वो लिखते हैं कि भई सस्ती गाड़ी खरीदने के लिए हमसे राब्ता करो या सस्ता अच्छा। ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमसे राब्ता करो। तो इस तरह की बड़ी एड्स वो लगा लेते हैं। फिर वो पंजाब का एक वाक़या हमारे साथ मेरे याद आ रहा है कि मुल्तान का एक था बंदा, तो उसने सस्ती गाड़ी खरीदने के लिए वहाँ से पैसे लिए क्योंकि जब गाड़ी की बात होती है तो वहाँ से ज़ाहिर-सी बात है कि अगर 10 लाख की गाड़ी वो दूसरा बंदा 5 लाख में दे रहा है, तो वो भी देखेगा कि भई तस्वीरों में मैंने जो देखी है गाड़ी तो मैं खुद जाकर वो देखूँगा गाड़ी। तो हुँ, गाड़ी हुँ। देखने के लिए वो 5 लाख लिए कर लेकर उससे तो सीधा आ जाता है कच्चे के इलाके में, तो वो 5 लाख भी उसके गए और खुद भी अगवा हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पर इनके जो वो 2 बड़े हरबे हैं, तो फिलहाल तो यही चल रहे हैं, आगे देखें, आगे भी टेक्निकल है और इनके पास जी। बड़ी-बड़ी टेक्निकल आ रही हैं, जो कि पक्के के लोगों के पास नहीं है, मगर इनके पास जो हरबे हैं, एक तो ये है कि शादी का झांसा आम नौजवान आराम से फँस जाता है कि रॉन्ग नंबर पर बात करें। तो रॉन्ग नंबर की बात करने के लिए पुलिस ने आगाही मुहिम भी शुरू की थी और हर मुसाफिरों को ये कह रहे थे कि भई किसी भी रॉन्ग नंबर पर किसी भी लड़की की आवाज़ में अगर फ़ोन आए, तो हमें इत्तला करें। मगर लोग जो है ना, लोग हमारे यहाँ मुआशरे में ख़ास इसका ख़्याल रखते हैं कि किसी भी अपने अहले खाना को ये मालूम ना हो कि भई मैं किसी लड़की के साथ बात कर रहा हूँ, कोई सीक्रेसी है। हुँ, एक तो वाक़या पेश हुँ, आया था, जो एक इंजीनियर था इस्लामाबाद का, वो भी लड़की के इश्क में आया था इधर घोटकी कच्चे के इलाके में, तो वो भी फँस गया था। हुँ, तो इस तरह के हुँ। बड़े-बड़े जो लोग हैं, ऐसे हुर्बों से जो है कि ये डाकू फँसाते हैं, फिर उन्हें अगवा करते हैं, फिर उन्हें ज़ंजीरों से मारकर, फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर उनके वीडियो वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर और उनके अहले खाना को भेजते हैं, फिर अहले खाना परेशान हो जाते हैं। फिर जो है कि अहले खाना को जितनी डिमांड करते हैं, वो उनको लिए पैसे तैयार करता है और जब डाकुओं से राब्ते के लिए अहले खाना राब्ता करना शुरू करता है, तो उनकी हदूद का ऐसे छोर से बात करता है कि भई अगर डाकू ने आपको 5 लाख कहे हैं, तो 5 लाख आप मुझे दे दो, मैं जो है कि बंदे को वापस करवाता हूँ। फिर जो वापस करवा के फिर आता है, तो फिर उस बंदे को पहले तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर साहब और एसएचओ साहब एक फ़ोटो निकलवाते हैं कि भई हमने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में हुँ। इस मुखी को बाजियाब कराया। इस तरह की ये सारी सूरत-हाल है। अच्छा, अच्छा। ये जो बख्श साहब आप कह रहे हैं, जो हज़ूर बख्श साहब आप बता रहे हैं कि पुलिस से ज़्यादा अच्छा, बेहतर असला इस टाइम कच्चे के डाकुओं के पास है, ये तो फिर मुझे लगता है कि पुलिस के हाथों से भी बाहर है ये बात। जी, बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। कबल-अज़-वक़्त अगर बात हम करें भी, यहाँ वो देख रहे हैं इदारे, जितने भी हमारे पास अफ़सरान आ रहे हैं, वो हमेशा फ़ेल जा रहे हैं। वो डाकुओं पर काबिज़ नहीं हो रहे और डाकुओं की रेट ही मंज़ूर हो रही है कि डाकू ने हमेशा रियासती रेट को कमज़ोर किया है। बात ये है कि अगर इन डाकुओं का ख़ात्मा चाहते हैं रियासती इदारे, हुँ, तो मेरी एनालिसिस ये है कि जितने भी कबायली तनाज़ात हैं, उनके ख़ात्मे के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। दूसरा ये कि इन डाकुओं को ऑफ़र दी जाए गवर्नमेंट की जानिब से कि आप कौमी धारे में शामिल हो जाएँ, आपको कानूनी जितनी भी जो हैं रिक्वायरमेंट, वो उनकी पूरी की जाए। और तीसरा, मैंने हाल ही में एक रिसर्च स्टोरी बनाई थी और उसका जो इम्पैक्ट हुआ था, उसका भी मैं ज़िक्र करता जाऊँगा। मैंने वो नया दौर में भी पब्लिश करवाई थी। उस स्टोरी का इम्पैक्ट मुझे इलाकाई सतह पर ये मिला था कि जो बिस्प का प्रोग्राम है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिस्प का जो प्रोग्राम है, हुँ। उसमें जो एलिजिबल जो थे एलिजिबिलिटी जो थी 70,000 तक थी हमारे इलाके में। अच्छा, मैंने कुछ कच्चे के इलाकों से मालूमात की, अपनी रिसर्च की, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी ख़वातीन को ज़्यादातर पैसे दिए जाएँ, तो हमारा जो गुज़र सफ़र है, वो हो सकता है हम इस गुनाहों की दुनिया से आज़ाद हो जाएँ। ये कुछ स्टोरीज़ हैं जो हमारे प्रैक्टिकल जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी जो डाकुओं का खात्मा करते हैं ना कि हम मारेंगे डाकुओं का, वो नहीं हो सकता। या तो आर्मी ऑपरेशन हो या फ़िज़ाई ऑपरेशन हो। ये हो तो अच्छा फिर जी। उनका खात्मा हो सकता है। अगर उन्हीं वो भी हमारी रियासत का हिस्सा हैं, आखिर वो भी पाकिस्तानी हैं, तो उनको अगर वे दिया जाए कि भई कानूनी चीज़ हम पूरी करेंगे, आप रियासती मतलब अपना हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल हो जाएँ। तो इन चीज़ों से डाकुओं का खात्मा हो सकता है, अमन बहाल हो सकता है। अब तो भई कच्चे में अमन के परिंदे भी पता नहीं कहाँ चले गए। कच्चे को छोड़े, पक्के में भी अमन के परिंदे घूम नहीं रहे। हम खुद जो हैं अच्छा। शहरी खुद परेशान होते हैं कि शाम को लौट जाएँ, खैरियत से घर आ जाएँ। सुबह निकलते हैं, आम शहरी से हम पूछते हैं तो वो कहता है कि सुबह हम ऐसे घर वालों से मतलब मिलकर आए ताकि शाम तक लौटें भी ना लौटें भी पता नहीं। ये बिल्कुल, सिचुएशन है। बिल्कुल। जी हज़ूर बख्श साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी तो नाज़रीन आपने देखा कि क्या कच्चे की सूरत हाल से आगाह किया हज़ूर बख्श साहब ने हमें डिटेल बताई कि वहाँ मुख्तलिफ़ गिरोह हैं और गिरोह अकेले ऑपरेट नहीं कर रहे, उनके साथ कुछ काली भेड़ें भी हैं जिस तरह हज़ूर बख्श साहब ने बताया कि पुलिस के अंदर से जो उनके इलाके के हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। दूसरा जो एक बड़ी ख़तरनाक बात बताई है हमें कि जो जिस डाकू का इलाका होगा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसके थाने का एसएचओ लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी मर्ज़ी का उस थाने में एसएचओ लगेगा तो वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा ना। तो वो क्या कानून नाफ़िज़ करेगा और क्या उसका सॉल्यूशन निकालेगा और क्या एक्शन करेगा। ये सूरत-ए-हाल है कच्चे के इलाके के हवाले से और शाहिद लुंड के हवाले से भी जितना हज़ूर बख्श साहब ने बताया कि ये जो कार्रवाई की है ये पुलिस मुकाबले वाली बात वो कहते हैं कि एक 100% मुझे यकीन है नहीं है ठीक, बल्कि उसके जो दोस्त ने उसको कत्ल किया है उमर लुंड ने, उस बात में सच्चाई नज़र आती है। नाज़रीन मुझे और मेरे गेस्ट हज़ूर बख्श साहब मंगी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।